जांग संटोंग का हमला किसी भूखे शिकारी परिंदे की तरह था, जिसकी रफ्तार और क्रूरता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसका इरादा साफ था, एक ही झटके में जैंग चेन का काम तमाम कर देना और सत्ता के रास्ते का आखिरी कांटा हमेशा के लिए हटा देना। जैसे ही उस जहरीली चील के पंजे ने हवा को चीरा, एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। हवा में उस पंजे की एक धुंधली और खौफनाक परछाई किसी यमराज के हाथ की तरह बढ़ी। स्क्वेल्च! पल भर में जांग चेन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक रूह कंपा देने वाली लहर महसूस की। यह मौत की वो आहट थी जो सिर्फ एक मंझा हुआ योद्धा ही सूंघ सकता था। हालांकि जांग संटोंग कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, फिर भी वो ओरिजिन स्पिरिट रेल्म के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था, जो उसे एक खतरनाक शिकारी बनाने के लिए काफी था। दूसरी ओर जांग चेन की हालत नाजुक थी। उसकी 9 ओरिजिन वेन्स लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और उसके पास केवल 3रे स्तर की मामूली शक्ति बची थी। सीधा मुकाबला करना तो दूर, उसका वार सहना भी मुमकिन नहीं था। जीवन और मृत्यु के उस बारीक पल में जांग चेन की पुतलियां अचानक सिकोड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बिजली कौंधी। उसे अपने वजूद के अंदर एक मचलती हुई ताकत का एहसास हुआ, जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फटने के लिए बेताब हो। अगले ही पल उसने एक बेहद अजीब कदम उठाया। उसका शरीर हवा में किसी लहर की तरह मुड़ा और हर कदम के साथ उसकी चाल किसी जादू की तरह बदलने लगी। स्विश! जांग सांतोंग का वो जानलेवा पंजा जांग चेन की गर्दन को छूता हुआ निकल गया। हवा के उस भारी दबाव ने उसकी खाल पर खूनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए, लेकिन शिकार बच निकला था। मेरा निशाना चूक गया। जैसे ही संतोंग की हथेली खाली जमीन से टकराई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। खुशी की जगह वहां खौफ और उलझन ने डेरा डाल लिया था। वो शिकार से महज 1 मीटर दूर था। इस दूरी से तो कोई बड़ा योद्धा भी नहीं बच सकता था। फिर यह कचरा जांग चेन, जिसकी नसें तक नष्ट हो चुकी थीं, भला मौत के मुंह से कैसे निकल गया? जांग चेन ने पीछे हटकर एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पर दिल में एक सुकून था। बाल बच गए। सौभाग्यवश उसने अपने खाली वक्त में ग्रेट स्वान स्टेप्स की बारीकियों को समझ लिया था। अगर आज वो हुनर काम ना आता तो उसकी लाश फर्श पर तड़प रही होती। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर जागने वाली वो रहस्यमयी शक्ति कोई मामूली चीज नहीं थी। वो बहुत ही प्राचीन और विचित्र थी। मेरे हाथों मरना ही तेरा नसीब है। जांग संटोंग ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो शैतान की तरह दोबारा झपटा। एक बार हाथ गंदे कर लिए थे तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। सांटोंग, अभी के अभी रुक जाओ। जैसे ही गद्दार सांटोंग अगला वार करने को बढ़ा, हॉल के एक कोने से एक भारी और रोबीली आवाज गूंजी। एक बुजुर्ग शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी ताकतवर आभा ऑरा ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। उस भारी दबाव ने संटोंग को पीछे धकेल दिया। वो लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। संटोंग, तुम्हारी ये जुर्रत! परिवार के मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मर चुके हैं? ये गरजने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जांग क्लान के सबसे बड़े बुजुर्ग जांग वेन्युआन थे। उनकी आंखों में इस वक्त आग उबल रही थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस... संटोंग की सारी हेकड़ी हवा हो गई। उसने फौरन झुककर सलाम किया, पर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। पूरे कबीले के लोग अपनी गर्दनें उठाए हैरानी से देख रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महान बुजुर्ग वेन्युआन इस बेकार मुखिया के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। जांग चेन ने तिरछी नजरों से बूढ़े वेन्युआन को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। बूढ़े आदमी, तेरी पारखी नजर ने आखिरकार मेरी काबिलियत को पहचान ही लिया। वेन्युआन पहले दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जांग चेन का फुटवर्क मामूली नहीं था। इतनी कम दूरी से मौत को चकमा देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। उनकी अनुभवी आंखों ने भांप लिया था कि शायद जांग चेन की खोई हुई प्रतिभा वापस लौट रही है। एक निकम्मे के लिए खड़ा होना बेकार था, लेकिन एक उभरते हुए सितारे के लिए जंग लड़ना फायदे का सौदा था। अब से तुम इस कबीले के ग्रैंड डीकन नहीं रहोगे। वेन्युआन की आवाज ठंडी बर्फ की तरह चुभने वाली थी। उन्होंने संटोंग की तरफ देखते हुए फैसला सुना दिया। चूंकि जांग चेन में अब जिम्मेदारी संभालने की चमक दिखाई दे रही है, इसलिए कबीले के तमाम मामलों की बागडोर आज से उन्हीं के हाथ में होगी। पर ये कैसे? संटोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पासा इतनी जल्दी पलट जाएगा और वो अर्श से फर्श पर आ गिरेगा। क्या किसी को मेरे फैसले पर कोई एतराज है? वेन्युआन की दहाड़ ने सबकी बोलती बंद कर दी। बाहर खड़े कबीले के युवा और योद्धा भी सन्न थे, पर उन्होंने एक सुर में जवाब दिया, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। वेन्युआन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सारा झंझट जांग चेन की झोली में डाल दिया और कहा, कुलपति, अब वाइपर क्लैन के शादी वाले मसले को आप ही सुलझाएं। ठीक है।
जांग चेन ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर एक कड़वी हंसी थी। वो समझ गया था कि बूढ़ा उसे आजमाना चाहता है। रास्ते से हट। जांग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और संतोंग को किसी तुच्छ कीड़े की तरह दुत्कारा। संतोंग गुस्से से जल रहा था, पर बेबसी में उसे रास्ता देना ही पड़ा। जांग चेन पूरे रुतबे के साथ उस ऊंची कुर्सी पर जा बैठा। उसकी निगाहें फौरन मासूम जांग यूरू पर टिकी। वो 8-9 साल की बच्ची, जिसका चेहरा किसी कीमती पत्थर जैसा तराशा हुआ था, आंखों में डर और आंसू लिए खड़ी थी। वो वाकई एक अनमोल हीरा थी, जिसे ये दरिंदे कचरे में फेंकना चाहते थे। वाह, क्या बात है! तभी वाइपर वुरन की नफरत भरी हंसी गूंजी। वो तालियां बजाते हुए आगे बढ़ा। आज तो बड़ा जबरदस्त तमाशा देखने को मिला। निकम्मा मुखिया फिर से गद्दी पर बैठ गया। ये तो जश्न का मौका है। तो जनाब, अब इस निकाह के कागजात पर दस्तखत भी कर दीजिए। वुरन का लहजा ऐसा था मानो वो किसी राजा को नहीं, बल्कि अपने गुलाम को हुक्म दे रहा हो। भाई जांग चेन, खुदा के लिए इस पर साइन मत करना। यूरो की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। उसकी आंखों से फिर से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। बड़े भाई, इन लफ्जों ने जांग चेन के दिल के किसी कोने को छू लिया। उसे याद आया कि कैसे यही बच्ची 3 साल पहले उसकी पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेला करती थी। नौवीं बहन, तू फिक्र मत कर। तूने मुझे भाई कहा है, तो अब कोई भी ताकत तुझे इस पागल के गले नहीं बांध सकती। जांग चेन ने उसे यकीन दिलाया। उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप साइन कर दो। वाइपर श्यांग ने पास आकर तंज कसा। अपने कबीले के लिए कोई सहारा ढूंढो, वरना इस शहर में तुम लोग कुत्तों की मौत मारे जाओगे। अगर आप इटर्नल ब्लेज के इस खौफनाक मोड़ और जांग चेन के जबरदस्त इंतकाम को और करीब से देखना चाहते हैं, तो VIP नॉवल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कहानी का अगला धमाका आप मिस न करें। सहारा? जांग चेन ठहाका मारकर हंसा। मैं जांग चेन खुद अपनी जात में एक चट्टान हूँ। मुझे तुम जैसे भेड़ियों और पागलों के सहारे की जरूरत नहीं है। वह स्वर्गलोक का नंबर 1 युद्ध देवता था। उससे किसी का सहारा मांगने की पागना कायनात का सबसे बड़ा मजाक था। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम वाइपर क्लैन की बात नहीं मानोगे? वुरन का चेहरा अब गुस्से से काला पड़ चुका था। उसकी आवाज में साफ धमकी थी। जांग चेन एक ठंडी मुस्कान के साथ उठा। उसने उन कागजात को हाथ में लिया, उन्हें गौर से देखा और फिर एक गहरी निगाह वाइपर क्लैन के उन गद्दारों पर डाली। वाइपर क्लैन का तीसरा वारिस, रूप रंग में लाजवाब है, बस थोड़ा पागल और बददिमाग है, बाकी सब ठीक है। उसके लफ्ज शहद की तरह मीठे थे, पर उनमें जहर भरा था। अफसोस, हमारे कबीले को ऐसे सभ्य पागलों की जरूरत नहीं है, इसलिए यह रिश्ता यहीं खत्म होता है। रिप! आवाज के साथ ही उसने उन कागजात को 2 टुकड़ों में फाड़कर हवा में उछाल दिया। पूरा हॉल पत्थर की तरह जम गया। ये महज कागज नहीं फटा था, बल्कि वाइपर क्लैन के घमंड के 2 टुकड़े हुए थे। जांग चेन, तूने अपनी कब्र खुद खोद ली है। वुरन दहाड़ा। तेरा कबीला 3 साल पहले ही बर्बाद हो चुका था। हमारे बिना तुम लोग 6 महीने भी जिंदा नहीं बचोगे। बर्बाद हो चुका था? जांग चेन ने एक गहरी आह भरी। ये सच था। 3 साल पहले उसके पिता और आधे कबीले का कत्लेआम हुआ था। संतोंग जैसे गद्दारों ने उसी मलबे पर अपनी हवस की इमारत खड़ी की थी। वाइपर श्यांग को लगा कि जांग चेन डर गया है। वो और करीब आकर गंदी मुस्कान के साथ बोला, देख, अब तू मुखिया है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ। इस फटे हुए कागज को जोड़, साइन कर और ये ऐलान कर कि तेरा कबीला हमारा गुलाम है। फिर तू मेरे कदमों में एक वफादार कुत्ते की तरह रहना। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। श्यांग अपनी जीत की खुशी में अंधा हो रहा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स अब कोई बेबस इंसान नहीं, बल्कि वो युद्ध देवता था, जिसकी आहट से साम्राज्य कांप उठते थे। जांग चेन का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक सन्नाटे में डूब रहा था। क्या बाज की तरह झपटने वाला वाइपर क्लैन इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस चमकते हुए पत्थर की वो अनजानी शक्ति क्या रंग दिखाएगी जब जांग चेन अपनी पहली चाल चलेगा?